हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में लिंक लिस्ट के बाकी ऑपरेशंस भी देख लिए थे। तो हम लिंक लिस्ट में काफ़ी कुछ अभी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सारे ऑपरेशंस देख लिए हैं। उसके अलावा देख लिया है कि लिंक लिस्ट जो है वो कैसे हेल्पफुल है आपकी एरे के कंपैरिजन में, क्योंकि एरे के अंदर क्या हो रहा था, मेमोरी वेस्टेज बहुत हो रहा था। एरे में आप मेमोरीज को डायनेमिकली एलोकेट नहीं कर पा रहे थे, कुछ इंसर्शन या डिलीशन भी करना है तो एरे के अंदर बहुत सारे शिफ्ट ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ रहे थे, जो कि इटसेल्फ एक कॉस्टली ऑपरेशंस है। तो उसके एवज में हमने क्या देखा कि जो लिंक लिस्ट है वो ये जो एरे की डिसएडवांटेजेस है उनको बहुत इजीली ओवरकम कर पा रही है। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम देखेंगे कि जो स्टैक है, ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक हमने पढ़ा था स्टैक और एक हमने पढ़ा था क्यू। तो हमने इन दोनों के इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू देखे थे, एरे के थ्रू देखे थे इम्प्लीमेंटेशन। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं कि स्टैक और क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो आज हम समझेंगे, उसके एल्गोरिथम्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टैक वाले पार्ट से और फिर हम समझेंगे क्यू को। तो देखो स्टैक हमने पढ़ा था, स्टैक में हमने क्या देखा था, स्टैक जो है किस तरीके का आर्किटेक्चर होता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। दोनों ही प्रिंसिपल सेम चीजें हैं। कभी भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर या तो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बोल सकता है या फर्स्ट इन लास्ट आउट पे बोल सकता है। दोनों ही प्रिंसिपल्स आपके किसके हैं, स्टैक के हैं। यहाँ पे हम क्या करते थे, जब हम एरे का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे तो हमने एक टॉप पॉइंटर को या टॉप वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर किया था, जो कि क्या करता था, किसको पॉइंट करता था, टॉप ऑफ द स्टैक को। तो हमें स्टैक का जो प्रिंसिपल है उसको तो वैसा का वैसा ही रखना है, ठीक है। जब हम लिंक लिस्ट के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें प्रिंसिपल तो यही फॉलो करना है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है उसका तरीका चेंज हो जाएगा। तरीका कैसे चेंज हो जाएगा, अब हमें लेना है लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंटेशन में। तो लिंक लिस्ट में हमें पता है हम क्या क्रिएट करते हैं, नोड क्रिएट करते हैं। नोड के अंदर क्या होता है आपका, डेटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर, ये आपका नोड है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या होता था, जैसे लिंक लिस्ट अगर बनती थी, है ना, ये लिंक लिस्ट सपोज हमने बनाई, तो इसके अंदर एक फर्स्ट नोड जो होता था उसको कौन पॉइंट करता था, हेड, हेड बोल सकते हैं, फर्स्ट बोल सकते हैं, है ना। और लास्ट नोड जो है उस पर क्या हो जाता था, नेक्स्ट पॉइंटर पे आपका हो जाता है नल। ये मैं आपकी सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको हेड भी बोल सकते हैं, और चाहे तो अगर हम स्टैक की भाषा में बात करना चाहे तो हम इसको बोल देते हैं टॉप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका हमेशा जो है डिलीशन हो या इंसर्शन हो वो कौन से नोड पे होगा, इस नोड से होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ इंसर्ट भी करना है तो वो यहीं पे इंसर्ट होगा, अगर आपको कुछ डिलीट भी करना है तो वो यहीं पे डिलीट होगा। इसका मतलब क्या है, स्टैक में जैसे मैंने डाला 4 तो ये हो गया टॉप, ठीक है। इसके बाद क्या डाला हमने 5 तो ये हो जाएगा आपका टॉप, यहाँ से हटके। फिर हमने डाला 6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टॉप, ओके, यहाँ से हटके। और जब हमें डिलीट करना होगा तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा, टॉप डिलीट होगा, यानी कि 6 डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि हम टॉप जो है लास्ट नोड को भी तो बना सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट करते जाए और यहीं से डिलीट करते जाए, लेकिन उसमें क्या होगा, ट्रैवर्सिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमेशा लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे एरे को पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। बजाय इसके एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन क्या है कि आप जो हेड नोड है, यानी कि यहीं पे आप इंसर्शन करें और यहीं से आप रिमूव करें, तो उससे क्या होगा, आपको एक ही नोड को एक ही पॉइंटर को मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, और बहुत इजीली विदाउट एनी लूपिंग आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, नोड्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो देखो मैं आपको इंप्लीमेंटेशन करके बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए, फर्स्ट केस हम मान के चलते हैं, अभी मेरा स्टैक एम्प्टी है। स्टैक एम्प्टी है इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे। टॉप जो है अभी किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप किस टाइप का होगा आपका, स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही होगा, क्योंकि एक पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रिक टॉप। टॉप अभी हमारा नल को पॉइंट करेगा, क्योंकि अभी हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर फर्स्ट नोड को इंसर्ट कराना है। तो फर्स्ट नोड को इंसर्ट कराने के लिए एक तरीका क्या है, स्ट्रक्ट नोड एक टेम्पररी पॉइंटर बनाइए, फिर इसको क्या करनी है आपको, मेमोरी एलोकेट। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम मैलॉक फंक्शन या न्यू फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। टाइम के डेटा में हम क्या वैल्यू डालेंगे, जो भी वैल्यू हमको इंसर्ट करानी, सपोज अगर हमें इंसर्ट कराना है 50, आप चाहे तो स्कैनफ के थ्रू आप यूजर से भी ले सकते हैं। टाइम के नेक्स्ट में क्या होगा, टाइम के नेक्स्ट में होगा नल। नल क्यों, क्योंकि अभी फर्स्ट नोड ही क्रिएट हुआ है, यानी आगे कोई और नोड नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, आपका एक नोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, टेम्प नाम से, जिसके अंदर
इसका नेक्स्ट पॉइंटर तो जो है नल को पॉइंट करेगा और इसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर कर दी है 15 और ये किसको पॉइंट कर रहा है टेम्प, ठीक है। लेकिन स्टैक में हम क्या करेंगे, जो टॉप होता है वो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है और अभी हाल फिलहाल हमारे पास जो स्टैक के अंदर टॉप में वैल्यू रखी गई है वो 15 रखी गई है, इसलिए जो टॉप अभी वैल्यू टॉप पॉइंटर जो अभी नल को पॉइंट कर रहा है वो अब किसको पॉइंट करना चाहिए, स्टैम्प नोड को, तो यानी कि ये भी इसको पॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉप के अंदर क्या वैल्यू डाल दें, ये टेम्प की वैल्यू डाल दें, ठीक है। इसका मतलब देखो अब आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, अब आपका स्टैक क्रिएट हो गया है और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या रखा है 15। अब देखो इसके बाद जो होंगे बाकी जो ऑपरेशन है वो सेम रहने वाले हैं इंसर्शन के केस में, यानी पुश के केस में। तो अब आपको कोई अगर अभी हमारे पास क्या बन गया है, एक ये नोड बन गया है, ठीक है, जिसमें वैल्यू है 15, ये नल को पॉइंट कर रहा है और ये टॉप है हमारा क्योंकि ये टॉप ऑफ द स्टैक है। अब आपको कोई भी नया नोड इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, बिफोर द फर्स्ट नोड करेंगे, ठीक है। बिफोर द फर्स्ट नोड करने से क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी इस पॉइंट का रेफरेंस है तो हम यहाँ पे इजीली दूसरे नोड को इंसर्ट कर पाएंगे और यहाँ पे रेफरेंसेस इनको चेंज कर पाएंगे। तो अब अगर एक नया नोड और हम इंसर्ट करना है तो वापस से हमारा तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले एक टेम्पररी नोड क्रिएट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको मेमोरी एलोकेट करनी है। मैं देखो बार बार पूरा नहीं लिख रही क्योंकि मैंने जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था लिंक लिस्ट का तब बहुत डिटेल में समझाया था। इसके बाद टेम्प के डेटा में क्या डाल देना है, टेम्प के डेटा में डाल देनी है वैल्यू जैसे सपोज हमने 15 इंसर्ट करवा लिया, अब हमें जो इंसर्ट करवाना है वो इंसर्ट करवाना है 25, तो यहाँ पे हमने इंसर्ट करा लिया 25। अब आप देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया, एक नोड बन गया, ठीक है, टेम्प नाम से, ओके। इसमें हमने वैल्यू डाल दी है 25। अब ये बताइए कि टेम्प के नेक्स्ट में क्या आएगा, हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बिफोर द फर्स्ट नोड इंसर्ट करवा रहे हैं, बिफोर द फर्स्ट नोड इंसर्ट करा रहे हैं। तो अब हमें पता करना है कि जो टेम्प का नेक्स्ट है उसमें क्या आएगा। देखो बिफोर द फर्स्ट नोड है यानी कि अब ये आपका टॉप ऑफ द स्टैक बन जाएगा, यानी कि इसके पहले जो वैल्यू थी ये आपकी इसके बाद आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, टॉप, जो अभी टॉप पॉइंट कर रहा है वो टेम्प के नेक्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप, ठीक है। और अब ये वाला नोड क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो टॉप का लिंक यहाँ से हट के किसको पॉइंट करने लग जाएगा, टॉप अब टेम्प को। तो टॉप इक्वल टू क्या कर देना है हमको, टेम्प। अब यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखना, इन दोनों वैल्यूज को ना, ये जो दो स्टेटमेंट्स इनको आप स्वैप नहीं कर सकते। अगर आप स्वैप करोगे तो क्या होगा, यहीं पे सेल्फ लूप क्रिएट हो जाएगा, यानी कि अगर आपने पहले टॉप इक्वल टू टेम्प किया तो टॉप भी इसको पॉइंट करने लग जाएगा, और फिर अगर आप टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू टॉप करोगे तो यहाँ पे लिंक किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से सेल्फ लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स को स्वैप नहीं कर सकते। अब आप इसी को ही मल्टीपल फैशन में चला सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत सारी अगर इंसर्ट करनी है तो बार बार क्या होगा, आपका यही चलेगा, जितनी भी वैल्यूज इंसर्ट करनी है उसके लिए आप एक लूप लगाइए और उस तरीके से इन वैल्यूज को इंसर्ट करते जाइए। तो हमेशा क्या होगा, बिफोर द फर्स्ट नोड पे आपकी वैल्यूज इंसर्ट होती जाएंगी और टॉप जो है वो आपका अपडेट होता रहेगा। बट आप यहाँ पे देखिए कितना ईजी हो गया, एक वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ 1 लगेगी, क्योंकि आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब अगर हमें डिलीशन करना है, अच्छा एक चीज और हो सकती है ना, क्या, आपका स्टैक ओवरफ्लो कब हो सकता है, जब आप कोई नया नोड क्रिएट करना चाह रहे हैं लेकिन उस नए नोड को अगर मेमोरी ना मिले, ठीक है ना, यानी कि नोड जो है वो मेमोरी लेना चाहता है बट मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं है, यानी कि उसको मेमोरी नहीं मिली। तो उस केस में ओवरफ्लो कैसे चेक करोगे, कि अगर टेम्प इक्वल टू मेमोरी एलोकेशन की बात यहाँ पर इस स्टेप पे देखोगे कि अगर टेम्प जो है नल के इक्वल है, यानी कि टेम्प को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ओवर फ्लो की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो अब हमारा केस है वो कौन सा केस है, डिलीशन का, ठीक है। हमें कोई नोड को डिलीट करना है। तो सपोज ये एक स्टैक हमने बनाया है लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है, ये लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक बना लिया। यहाँ पे हमने वैल्यूज डाल दी 15, 25, 35 और 40। टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, यानी कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है 15, यानी कि जो हमारा स्टैक है वो बेसिकली कैसा है, 40, 35, 25 एंड 10, नहीं सॉरी 25 एंड 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टॉप इसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम डिलीशन करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा, 15 डिलीट होना चाहिए। तो क्या हम डायरेक्ट डिलीट टॉप लिख सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट डिलीट टॉप लिखेंगे तो उससे क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा और बाकी जो रेफरेंस है वो सारे हमारे लॉस्ट हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट डिलीट नहीं करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि डायरेक्ट डिलीट करना इज नॉट अ गुड चॉइस, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो,
एक टेम्पररी नोड क्रिएट करो, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प, ठीक है। टेम्प जो है उसके अंदर डाल दो किसका रेफरेंस, टॉप का रेफरेंस, टेम्प इज इक्वल टू टॉप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्प जो है वो भी किसको पॉइंट करने लग जाएगा, टॉप को। अब हमें क्योंकि इस वाले नोड को डिलीट करना है, इस नोड को अगर डिलीट करेंगे तो अब हमारा फर्स्ट नोड यानी कि नेक्स्ट नोड जो है टॉप किसको पॉइंट करना चाहिए, 25 को, क्योंकि 15 के पहले क्या हुआ था, 25 इंसर्ट हुआ था, तो अब 25 डिलीट होगा, तो टॉप किसको पॉइंट करना चाहिए, यहाँ से टॉप का रेफरेंस हटके कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टॉप ऑफ नेक्स्ट। इससे क्या होगा, टॉप जो है वो अब 25 को पॉइंट करने लग जाएगा, और रिमूव या डिलीट हम किसको कर सकते हैं, डिलीट अब हम कर देंगे टेम्प को। देखो टॉप को डिलीट नहीं करेंगे, हमने क्या करा, एक और पॉइंटर बना लिया, जो पॉइंटर इसकी कॉपी मेंटेन करके रख रहा है, इसका रेफरेंस मेंटेन करके रख रहा है, और टॉप को अपडेट करके हमने क्या करा, उस रेफरेंस को यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये आपका चलेगा किसके केस में, जब आप पॉप करेंगे, ठीक है। अब पॉप के अंदर आपकी अंडरफ्लो की सिचुएशन कब आ सकती है, जब सपोज डिलीट करते करते, यानी कि ये सब आप डिलीट करते गए, ये भी डिलीट कर दिए, यहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा था, इसको डिलीट कर दिया, तो टॉप इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट करोगे तो टॉप में क्या आ जाएगा, आपका नल आ जाएगा। टॉप इक्वल टू नल होते ही क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे अंडरफ्लो सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, और अगर आप कुछ एम्प्टी में से वैल्यू डिलीट करना चाह रहे हो तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, आपकी अंडरफ्लो की सिचुएशन आ जाएगी। ओके, तो ये हो जाता है आपका स्टैक के अंदर स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं क्यू जो है, क्यू को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू। ओके, क्यू के अंदर हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखो अब क्यू का क्या होता है, आपका प्रिंसिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। यानी जो वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट हुई है वही वैल्यू सबसे पहले बाहर होगी। तो अगर एक तरीके से हम देखें तो हमारी जो क्यू है वो कैसे बनती है, ऐसे यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट होती हैं, जैसे 7, 9, 11, 13 एंड 15। इसके अंदर आपके दो पॉइंटर्स होते हैं, एक पॉइंटर होता है आपका फ्रंट और दूसरा पॉइंटर कौन सा होता है, आपका रियर। इसमें क्या होता है कंडीशन, अगर आप कुछ भी डिलीट करेंगे तो वो कहाँ से डिलीट होगा, फ्रंट साइड से डिलीट होगा, और कोई भी वैल्यू अगर इंसर्ट करेंगे तो कौन सी साइड पे इंसर्ट होगी, आपकी रियर साइड पे। तो जब आप लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे तब भी सेम चीज चलेगी आपकी। आपको स्टैक में तो जैसे टॉप पॉइंटर सिर्फ एक ही पॉइंटर मेंटेन करके रखना पड़ रहा था, यहाँ पे क्यू के अंदर आपको कितने पॉइंटर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, 2 पॉइंटर्स, फ्रंट पॉइंटर एंड रियर पॉइंटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे इसका इंसर्शन सबसे पहले हम देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो नोड्स यहाँ पे देखो, हो सकता है कि आपकी क्यू जो है वो इसके अंदर फर्स्ट केस तो क्या हो जाएगा कि अगर क्यू जो है वो आपकी क्या है, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। तो हमारे पास दो नोड्स होंगे, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक फ्रंट एंड एस्ट्रिक रियर, ठीक है। तो हमने पॉइंटर्स बना दिए फ्रंट और रियर नाम से, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि क्यू एम्प्टी है तो हमें एक नोड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पररी पॉइंटर और ले लिया, स्ट्रक्ट नोड। इसको हम टेम्पररी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको इसकी हेल्प से नोड बनाते हैं और फिर इसके रेफरेंसेस को जो हमारे एक्चुअल पॉइंटर से फ्रंट, रियर या टॉप या हेड जो हम पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं उसको इनके रेफरेंसेस असाइन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेम्पररी पॉइंटर, जो हमें हेल्प करता है इन मिडल ऑफ द प्रोसेसिंग। अब क्या करेंगे, टेम्प को मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। टेम्प को क्या करेंगे, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट। अब फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि सपोज आपका फ्रंट जो है वो भी नल है, ठीक है, एंड रियर जो है वो भी क्या है, नल है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू जो है अभी आपकी क्या है, खाली है, ठीक है, क्यू के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं गई है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्प के डेटा में सबसे पहले जो भी वैल्यू हमें डालनी है, सपोज हमें डालनी है वैल्यू 15, वो डालेंगे। टेम्प के नेक्स्ट में नल डाल देंगे क्योंकि फर्स्ट ही नोड क्रिएट हुआ है, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, फ्रंट इक्वल टू भी हम क्या कर देंगे, टेम्प, और रियर इक्वल टू भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे, टेम्प। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके क्यू के अंदर एक नोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू है 15, इसके नेक्स्ट में है नल क्योंकि फर्स्ट ही नोड है। अब यहाँ पे आपका फ्रंट जो है वो भी इसको पॉइंट करेगा और रियर जो है वो भी इसी को पॉइंट करेगा, क्यों, क्योंकि क्यू में अभी एक ही नोड है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट केस देखते हैं, जब क्यू के अंदर ऑलरेडी नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे आप यही वाला केस मान लीजिए जिसके अंदर अब क्या है, क्यू के अंदर
ऑलरेडी नोड एग्जिस्ट कर रहा है 15 नाम से, ठीक है। और यह भी क्या है, क्योंकि एक ही नोड इसलिए फ्रंट भी इसको पॉइंट कर रहा है और रियर भी इसी नोड को पॉइंट कर रहा है। अब सेकंड केस में क्या होगा, अगर फ्रंट इक्वल टू नल नहीं है, इसका मतलब क्यू के अंदर कोई ना कोई नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वापस से आपको क्या करना है, स्ट्रक्ट नोड, एक टेम्पररी नोड बनाना है टेम्प नाम से, ठीक है। टेम्प को क्या कर देनी है, मेमोरी एलोकेट, किस हेल्प से करेंगे मेमोरी एलोकेट, मैलोक फंक्शन से। इसके बाद टेम्प के डेटा में क्या डाल देना है, वैल्यू, जैसे टेम्प के डेटा में सपोज हमें डालना है 25, अब हमें इंसर्ट करना है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, फर्स्ट तो हम चेक करेंगे कि क्या, अच्छा यहाँ पे इस कंडीशन से पहले तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है, मैं एक बार वापस लिख देती हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जब मेमोरी एलोकेट की, ठीक है, तो मेमोरी क्या टेम्प को मिली भी है, यानी कि अगर टेम्प इक्वल टू नल हुआ, इसका मतलब टेम्प को मेमोरी नहीं मिली है, यानी ये कौन सी सिचुएशन आ गई है, ओवरफ्लो की सिचुएशन आ गई है, ठीक है। तो हम यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम से, है ना, ये मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया, ऊपर भी यही वाली सेम कंडीशन लगेगी। जब आप टेम्प को मेमोरी एलोकेट करोगे तो आप चेक करोगे कि टेम्प को एक्चुअल में मेमोरी एलोकेट हुई भी है या नहीं। अगर नहीं हुई होगी तो इसका मतलब टेम्प किसको पॉइंट कर रहा होगा, स्टिल नल को पॉइंट कर रहा होगा। और अगर ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना, इफ वाली सिचुएशन नहीं है, तो उस केस में हम दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे कि कहीं हमारा फर्स्ट नोड तो नहीं है, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यू एम्प्टी थी और उसके बाद हम काम कर रहे थे, कि हम यहाँ क्या चेक करेंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू नल एंड रियर इक्वल टू नल, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, फर्स्ट नोड क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे तो सेम कौन सी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जो मैंने ऊपर फर्स्ट केस में मेंशन की थी, है ना, फर्स्ट केस वाली स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अब अगर ये केस भी नहीं है, ये केस भी नहीं है, इसका मतलब नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर डालेंगे, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो हम अब डालेंगे टेम्प के अंदर डेटा, ठीक है। टेम्प के अंदर डेटा के अंदर हमने डाली वैल्यू सपोज 27, ठीक है, और टेम्प ऑफ नेक्स्ट में नल डालेंगे। अब देखो यहाँ पे टेम्प ऑफ नेक्स्ट में नल क्यों डल रहा है, क्योंकि हमें पता है जो क्यू है उसके अंदर रियर साइड पे आपका इंसर्शन होता है, ठीक है ना, रियर साइड पे इंसर्शन होता है, यानी कि जो ये 27 वाला नोड है वो कहाँ बनेगा, लास्ट नोड बनेगा, यानी कि नेक्स्ट इसके बाद वाला नोड बनेगा। तो इसके नेक्स्ट में क्योंकि कोई नोड नहीं है, इसलिए इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। अब हमें क्या करना है, इस नोड को और इस नोड को क्या करवा देना है, लिंक करवा देना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रियर इक्वल टू तो क्या कर देंगे, ठीक है, रियर इक्वल टू तो हम कर देंगे यहाँ पे टेम्प, ठीक है, रियर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा, ठीक है। और फ्रंट ऑफ नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, अच्छा इसमें दो स्टेटमेंट्स आएंगी, मैंने एक ही लिखी है, लिंक भी तो करना है। रियर इक्वल टू टेम्प करने से तो क्या होगा, ये रियर का लिंक यहाँ से हटके रियर जो है वो भी टेम्प को पॉइंट करने लग जाएगा, लेकिन अभी ये लिंक सेटअप नहीं हुआ, ये वाला है ना, क्योंकि अभी भी फ्रंट का नेक्स्ट तो नल ही है। तो फ्रंट के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, फ्रंट का जो नेक्स्ट है उसमें क्या आ जाएगा, आपका रियर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रंट के नेक्स्ट में आ जाएगा आपका रियर, क्योंकि आपने रियर इक्वल टू टेम्प कर दिया था, है ना। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, ये काम जो है, जो हमने एल्स वाला पार्ट किया ना, ये काम किसके लिए वर्क करेगा, अगर आप सेकंड नोड ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, सेकंड नोड के लिए तो ये ठीक है, लेकिन सपोज करो कि आपका केस है कुछ ऐसा जिसमें आपके पास मल्टीपल वैल्यूज स्टोर है क्यू के अंदर, जैसे 17 है, फिर 19 है, देन 28 है एंड 29, ठीक है। ये आपका रियर है और ये फ्रंट होगा, है ना, ये तो हमारा जो क्यू का प्रिंसिपल है वही रहेगा। अब आपको सपोज नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वो नई वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट होगी, आपकी यहाँ पे इंसर्ट होगी, ठीक है, यानी कि एक टेम्प नोड बनेगा। देखो मैं वापस लिख नहीं रही हूँ, इसको मेमोरी एलोकेट करोगे, इसके अंदर डेटा डालोगे तो 31 आ जाएगा, इसके नेक्स्ट में नल आ जाएगा, तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे देखो, अब फ्रंट अपडेट नहीं होगा, फ्रंट सिर्फ कब अपडेट हुआ आपका, जब आपने सेकंड नोड पे इंसर्ट करना चाहा था, ठीक है। या फिर हम इसको पता है ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हमें इस तरीके से नहीं लिखना तो हम क्या कर सकते थे, पहले रियर के नेक्स्ट में क्या डाल सकते थे, टेम्प डाल सकते थे और फिर रियर इक्वल टू टेम्प कर देते, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट लिखने की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, अभी फ्रंट और रियर क्योंकि दोनों सेम को ही पॉइंट कर रहे हैं ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर सकते थे, पहले रियर का जो नेक्स्ट है उसमें हम क्या डाल सकते थे, टेम्प डाल सकते थे, है ना, और फिर रियर को हम क्या कर देते, टेम्प।
तो उस केस में क्या हो जाता, फिर ये सारे नोड्स के लिए वर्क करता, फर्स्ट नोड के बाद जितने भी नोड्स हैं उन सब के लिए वर्क करता। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रंट, हम सिर्फ किसको अपडेट कर रहे हैं, रियर को अपडेट कर रहे हैं। और क्योंकि अगर फर्स्ट नोड होगा तो फ्रंट और रियर एक दूसरे दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे, और अगर फर्स्ट नोड नहीं है यानी कि उससे ज्यादा नोड्स है तो हमको फिर भी किसको अपडेट करना है, रियर को अपडेट करना है। इसलिए हम यहाँ पे फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प ना लिख के क्या लिखेंगे, रियर ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प लिखेंगे। तो देखो वो काम यहाँ पे भी काम हो जाएगा, क्योंकि अब हमें इस नोड को क्या करवाना है, लिंक करवाना है। तो ये लिंक कैसे होगा, अगर मैं रियर के नेक्स्ट में इसका रेफरेंस डाल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये नोड का रेफरेंस होगा तो ये लिंक क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे किसका एड्रेस आ जाएगा, टेम्प नोड का एड्रेस आ जाएगा। और अब रियर का लिंक यहाँ से हटा के कहाँ कर दूं, रियर इक्वल टू कर दूं टेम्प, ठीक है। यानी रियर ऑफ नेक्स्ट में सबसे पहले हमने किया टेम्प, और फिर रियर को हमने क्या कर दिया, टेम्प, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये रियर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका जो रियर साइड है उस पे एक नोड इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर ये करोगे तो ये सभी नोड्स के लिए चलेगा, फर्स्ट नोड के अलावा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प लिखा तो उस केस में क्या होगा, वो सिर्फ सेकंड नोड के लिए वर्क करेगा। अदरवाइज क्या होगा, बार बार फ्रंट का आपका रेफरेंस जो है अपडेट होता रहेगा। तो ये बस एक कैच है। कई बार क्या होता है, एग्जाम्स के अंदर छोटी छोटी एल्गोरिथम्स दे दी जाती है, उसमें बस पॉइंटर्स के अंदर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपका लिंक लिस्ट कैसे वर्क कर रहा है उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, और वो आपको तभी समझ आएगा जब आप चीजों को ग्राफिकली इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे। अब क्यू के अंदर जो नेक्स्ट केस है वो हो जाता है हमारा किसका, डिलीशन का, ठीक है ना। थर्ड केस किसका है हमारा क्यू के अंदर, डिलीशन। तो क्यू में डिलीशन तो देखो आसान है ना, हमें पता है कि क्यू के अंदर डिलीशन कौन सी साइड से होता है आपका, हमेशा फ्रंट साइड से। तो इसका मतलब हमें रियर को तो यहाँ पे छेड़ना ही नहीं है। सपोज ये रियर पॉइंट कर रहा है, कुछ वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ये फ्रंट पॉइंट कर रहा है। हमें पता है डिलीशन कहाँ से होगा, हमेशा फ्रंट साइड से होगा। तो सिंपल क्या करना है, डायरेक्ट फ्रंट को तो डिलीट नहीं कर सकते, अदरवाइज रेफरेंस हमारा लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेम्पररी नोड बनाएंगे। देखो अब सब सेम है ना। आपको एक बार अगर लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशन समझ आ गए ना, तो बस अकॉर्डिंग टू जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंटर्स अपडेट करने हैं। टेम्प के अंदर किसकी वैल्यू डाल देंगे, फ्रंट की वैल्यू डाल देंगे। फ्रंट इक्वल टू क्या कर देंगे, फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर देंगे। तो देखो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट करते हैं, फ्रंट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस नोड को। लेकिन अभी भी देखो ये नोड आपका है ना मेमोरी के अंदर है, तो इसको डिलीट करना जरूरी है, क्योंकि इसको अगर डिलीट नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद ये सिचुएशन आ सकती है कि आपकी मेमोरी लीक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए अब हम किसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि टेम्प जो है वो भी इसको पॉइंट करने लगा था। हमने ये स्टेटमेंट मेंशन किया है, टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट। तो अब हम क्या करेंगे, डिलीट किसको कर देंगे यहाँ से, टेम्प को। तो उससे क्या होगा, ये जो नोड है वो उसका एग्जिस्टेंस यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डिलीशन इन अ क्यू। अब आप देखिए जो क्यू की हमने एक डिसएडवांटेज देखी थी एरे में, क्या है डिसएडवांटेज थी, वो एरे के थ्रू अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जैसे सपोज अगर हमने ये एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करी वैल्यूज, और ये हमारा रियर है, और हमारी क्यू जो है अभी क्या हो रखी है, फुल हो रखी है ना। अब इसमें कोई इंसर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम डिलीट करना चाहें तो सपोज हमने ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, इससे क्या होगा, क्योंकि ये डिलीट किया है तो फ्रंट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको। और क्योंकि हमारा जो एरे वो स्टैटिक एलोकेशन टाइप का है, इसका मतलब आप समझिए कि मेमोरी के अंदर ना ये स्पेसेस खाली रखे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर नहीं पा रहे, इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पा रहे। इंसर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा रियर जो है किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। और इसका मतलब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी क्यू है वो क्या है, ओवरफ्लो है, हो जाएगी अगर आप इसमें और कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो ये डिसएडवांटेज था, मेमोरी वेस्टेज था। बट देखो यहाँ पे कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रहा। अगर आपको कुछ भी वैल्यू डिलीट करनी है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, उसका रेफरेंस वहां से मेमोरी में से हीप पार्ट में से डिलीट कर दो, तो वो मेमोरी स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ताकि आगे जाके कुछ नए इंसर्शंस करने होंगे तो हम यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको आज एक टास्क देना चाहती हूँ, जो हमने सर्कुलर क्यू पढ़ा था, है ना। सर्कुलर क्यू जो पढ़ा था उसको आपको इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो बहुत इजी है, मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ। देखो सर्कुलर क्यू में क्या हो जाएगा, जो लास्ट नोड नल को पॉइंट कर रहा था वो लास्ट नोड अब किसको पॉइंट करने लग जाएगा, वो आपके पॉइंट करने लग जाएगा फर्स्ट नोड को। तो इसका आपको इंप्लीमेंटेशन करना है लिंक लिस्ट के थ्रू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।